जय हिंद दोस्तों लद्दाख पर डटा रहा भारत, अब डराने में जुटी चीनी सेना और हाईवे प्रोजेक्ट पर सरकार का बड़ा फैसला। वहीं कोचिन बंदरगाह पर रोका गया रशियन कार्गो शिप और बीते 5 सालों में 819 मिलिट्री पर्सनल ने की आत्महत्या। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, चीनी ड्रैगन ने लद्दाख को लेकर एक बार फिर से नापाक चाल चली है। इंडियन आर्मी और पीएलए के बीच बातचीत के ठीक बाद चीन की सरकारी मीडिया ने चीनी कब्जे वाले पेंगोंग झील के हिस्से पर युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में चीनी सेना के 3 फाइटर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। चीन ने इस वीडियो को ऐसे समय पे जारी किया है जब कोर कमांडर लेवल की 16वें दौर की बातचीत के बाद भी लद्दाख में चल रहे गतिरोध में कोई सफलता नहीं मिल पाई। इस बातचीत के दौरान भारत ने कॉम्प्रहेंसिव रूप से सेनाओं के वापसी पर जोर दिया। वहीं चीन ने डेमचौक और देपसांग पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। इससे एक बार फिर से बातचीत बेनतीजा साबित हुई। ताजा बातचीत में दोनों ही पक्ष जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सहमत हुए हैं। साथ ही आगे भी बातचीत को जारी रखने और विवादों को आपसी सहमति से हल करने का फैसला हुआ है। दोनों पक्षों के बीच ये बातचीत करीब 12 घंटे तक चली। इस बातचीत के बाद चीन की सरकारी मीडिया ने दबाव बनाने के लिए पेंगोंग झील पर हेलीकॉप्टर उड़ाने का वीडियो जारी किया है। इसमें चीनी हेलीकॉप्टर पेंगोंग झील की गश्त लगा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को लेकर पिछले कई दौर की बातचीत के बाद यहां से सेना को हटाने पर सहमति बनी है। वहीं चीन ने दूसरे विवादित जगहों डेमचौक और देपसांग को लेकर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। उसने दावा किया है कि ये दोनों ही जगहें प्रेजेंट गतिरोध का हिस्सा नहीं हैं। उधर भारत लगातार जोर दे रहा है कि पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध का हल होना चाहिए, साथ ही सेनाओं को वहां से हटाना जाना चाहिए। दोस्तों, भारत और चीन के 50-50 हजार सैनिक और बड़ी मात्रा में घातक हथियार इस समय LAC पर तैनात हैं। चीन ने अपने सैनिकों को लद्दाख सीमा पर रखने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। साथ ही भारत ने भी अपने जवानों को सुविधा देने के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। वहीं केंद्र सरकार ने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और डिफेंस सेक्टर की सुविधा के लिए LOC से 100 किलोमीटर के दायरे में बनाए जाने वाले हाईवे को इस नियम से छूट दी जाएगी। इसके लिए ग्रीन नोड लेना जरूरी नहीं रहेगा। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट द्वारा जारी ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार के लिए भी ग्रीन नोड लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा बायोमास बेस्ड पावर प्लांट पर भी छूट दी गई है। इसमें कोयला, लिग्नाइट या पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल होता है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले हाईवे प्रोजेक्ट काफी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ छूट दी जा रही है। इन्हें एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। इन्हें अपने लेवल पर एनवायरमेंट का ध्यान रखना होगा। इससे पहले जब अप्रैल में इस छूट के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तब कई एक्टिविस्ट ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और बिना किसी रोक के एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब इस ऑर्डर के बाद उत्तराखंड के 4 धाम प्रोजेक्ट और हिमालय में LOC के 100 किलोमीटर दायरे में आने वाले दूसरे प्रोजेक्ट को क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। वहीं रूस ने कोचिन बंदरगाह पर रशियन कार्गो शिप को रोके जाने के बारे में बयान जारी किया है। रशियन एम्बेसी ने बताया कि भारत में कोचिन के इंडियन पोर्ट में रशियन कार्गो शिप के बंद होने की उसे जानकारी है, जिससे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट पहुंचाया गया था। केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को इस शिप को रोकने का ऑर्डर दिया था, जिस पर एस्टोनियाई कंपनी का भारी भरकम फ्यूल बिल 1.87 करोड़ रुपए बकाया है। रशियन एम्बेसी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाइयां एस्टोनियाई तट सेवा कंपनी बंकर पार्टनर OU के दावे से जुड़ी हैं, जिसमें दावा किया गया था कि शिप के मालिकों पर कर्ज था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेना के जवान दिव्यांग पेंशन पाने के हकदार तभी माने जाएंगे जब डिसेबिलिटी सेना में सेवा के दौरान हुई हो या इस प्रकार की सेवा से बढ़ गई हो और फिर डिसेबिलिटी की स्थिति 20% से ज्यादा हो। जस्टिस अभय S ओक और जस्टिस MM सुंदरेश की बैक सेंटर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल की ओर से सेना के जवान को दिव्यांग पेंशन दिए जाने के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी। इसलिए अब जब तक डिसेबिलिटी मिलिट्री सर्विस से जुड़ी ना हो, उसके कारण बढ़ी ना हो और 20% से ज्यादा ना हो, तब तक हैंडीकैप पेंशन की एलिजिबिलिटी पैदा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस मामले में जवान जब छुट्टी लेकर कहीं पर गया तो उसके 2 ही दिन बाद वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। उसको लगी चोटों, उसकी मिलिट्री सर्विस के बीच किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, इसलिए हैंडीकैप पेंशन पाने का हकदार वो नहीं है। वहीं सरकार द्वारा अवेलेबल कराए गए डेटा के मुताबिक पिछले 5 सालों में आर्म फोर्सेस के कुल 819 कर्मियों ने आत्महत्या की। सेना ने मैक्सिमम 642 ऐसे मामले दर्ज किए हैं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने इस ड्यूरेशन में
आत्महत्या के 148 मामले दर्ज किए, जबकि इंडियन नेवी में यह संख्या 29 थी। और पिछले 5 सालों में आत्महत्या करने वाले सैनिकों और पूर्व सैनिकों की संख्या को लेकर किए गए सवाल के बाद सोमवार को मंत्री का यह जवाब सामने आया है। दोस्तों, भट्ट ने बताया कि सेवाओं में तनाव और आत्महत्या के मैनेजमेंट के लिए आर्म फोर्सेस तनाव कम करने वाले मैकेनिज्म में सुधार करने के लगातार उपाय कर रही है। साथ ही डिप्रेशन और आत्महत्या की जैसी समस्याओं वाले आर्म फोर्सेस के कर्मियों की पहचान करने और उनकी पहचान करने के लिए डिफरेंट सिस्टम मौजूद है। वहीं गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जारी की है कि डिफेंस सर्विसेज में मैक्सिमम वैकेंसीज 1,36,000 खाली हैं, जिसमें इंडियन आर्मी में 1,16,464, इंडियन नेवी में 13,597 और इंडियन एयरफोर्स में 5,723 है। और अब अग्निवीर योजना के तहत भर्ती की जा रही है, जिसकी वजह से अब खाली पद भर जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।